हमारी बहन नफीस फातिमा और आप तमाम लोग जो इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और प्यारी बहनों, ऐसा कभी कभी लगता है लोगों को कि ये जो चेयरमैनी का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, ये छोटा चुनाव है और जो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, ये बड़े चुनाव है। तो हमें थोड़ा पीछे हो जाइए, लोग मना कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन हमारे देश में जो प्रजातंत्र है, जो जमहूरियत है, वो नीचे की सीढ़ी से लेकर के ऊपर की सीढ़ी तक जाती है। इसलिए अगर आपको जमहूरियत मजबूत करनी है इस देश में, क्योंकि आज उस पर बहुत हमला हो रहा है, जमहूरियत को, प्रजातंत्र को, जनवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। हमारे संविधान को, हमारी जो कानून व्यवस्था है, उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में संविधान बचे, जमहूरियत और लोकतंत्र बचे, तो ये जो पहला पाया है लोकतंत्र का, इसको मजबूत करना होगा और अपने वोट का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना होगा। आज आप जानते हैं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो ऐसी सरकार है जो एक ही काम करती है। एक तरफ जो गरीब है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर जाति, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ाती ही चली जाती है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करती है, नोट के साथ भी करती है, वोट के साथ भी करती है। अगर वोट नहीं दोगे तो नोट से काम चलाएंगे, अगर नोट से काम नहीं चला तो वोट से काम चलाएंगे। लेकिन जैसे तैसे उनकी सरकार बननी चाहिए, उनकी अक्सरियत होनी चाहिए, उनकी बहुमत होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा जीत के आता है तो उसको जेल में बंद कर देंगे, कोई दूसरा जीत कर आता है तो उसको पैसे से खरीद लेंगे या डरा करके रख देंगे कि तुम्हारे ऊपर ईडी भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर सीबीआई भेज देंगे। तो ये जो चल रहा है हमारे देश के अंदर, ऐसा लगता है कि इसका हमारे चेयरमैन के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। हर चीज, हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मैं तो यही आपसे कहने के लिए आई हूँ, आपका सबसे बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना, जिसने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, जिन्होंने विकास और तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है, जिन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? आज बहुत सारी चीजें हमको दिखाई जा रही हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब मैं लोगों से पूछती हूँ, भैया तुम मुझको बताओ, बैठ करके तसल्ली से बताओ कि पिछले 8-9 सालों में क्या मिला है तुमको? क्या महंगाई कम हुई? मोदी जी तो कह रहे थे सन 14 में महंगाई तो आप भूल जाइए क्या चीज होती है। और आज महंगाई का क्या आलम है। अरे बच्चा लोग, ये तुम्हारे भविष्य की बात मैं कह रही हूँ। अगर तुमको रहना है इस मुल्क में इज्जत के साथ, तो बातों को सुनो और बातों को समझो, वरना हम लोग को खत्म होकर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा मुस्तकबिल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने की इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। जब इनकी सरकार बननी थी 1914 में, इन्होंने क्या बात कही थी कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। और हमारी ये बहनें, इन्होंने खाना पकाना बंद कर दिया, शाम को टीवी के सामने बैठ जाती थी कि आज आएगा, आज आएगा, आज बोलेंगे, आज भेजेंगे, लेकिन मिला ठेंगा। क्या मिला? मिल गई नोटबंदी। नोट तो आया नहीं, जो थोड़ा बहुत नोट जमा करके रखा था वो भी हमसे चला गया, वो भी हमसे छिन गया। कहा गया 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी। लेकिन आज आलम क्या है कि नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए,
सबकी नौकरी लेने का काम हो रहा है। जहां नौकरी मिलती थी थोड़ी बहुत, रेलवे में, बैंक में, बीमा कंपनी में, अब हर चीज में किसको नौकरी मिल रही है, किसको काम मिल रहा है? हमको आपको राम भरोसे अल्लाह रखा हुआ काम नहीं मिल रहा है। किसको सारा काम मिल रहा है? अदानी जी को काम मिल रहा है। अगर एयरपोर्ट है तो अदानी जी का, अगर रेलवे है तो अदानी जी का, अगर किसान की फसल है तो अदानी जी की, अगर बंदरगाह है तो अदानी जी का। जो कुछ है देश में सब कुछ उनको दिया जा रहा है। आज आप समझ लीजिए कितना बड़ा कमाल है। दुनिया में कहीं भी खाने के पीने के सामान पर टैक्स नहीं लगता है। कहीं भी दुनिया में आप चले जाइए, आटा, दाल, चावल, तेल, इस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हमारे देश में आटा, चावल, पकाने का तेल, हर चीज के ऊपर जीएसटी लग गई है। काहे के ऊपर जीएसटी नहीं है आपको मालूम है? किस चीज के ऊपर जीएसटी नहीं है? अगर कोई हवाई अड्डा अदानी को दिया जाता है तो उस पर उसको जीएसटी नहीं लगती है। अगर कोई भी बड़ा सरकारी महकमा अदानी जी को दी जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं है। आटा, दाल, चावल पर जीएसटी है और अदानी जी को जो मिलता है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। और फिर कहते हैं अरे हम तो फोकट में तुमको राशन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती हमारे प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि ये देश इतना गरीब है, ये देश इतना भूखा है कि उसको जिंदा रखने के लिए हम 4-4 किलो सड़ा हुआ राशन जो पकता नहीं है, जो गलता नहीं है, वो हम लोगों को दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें सलाम करो, हमारा एहसान मानो, हम तुमको भीख दे रहे हैं, हमको वोट दो। ये जो चल रहा है हमें समझना होगा। कहते हैं 5 किलो दे रहे हैं लेकिन 4 किलो मिल रहा है। किसको मिल रहा है? ये औरतें बैठी हुई है, ये ज्यादा जानती है। 4 किलो मिल रहा है और अब तो लोगों का नाम कट रहा है। राशन लेने जाती हमारी माता बहने तो राशन की दुकान वाला कहता है अरे और कस के दबाओ, और कस के दबाओ, तुम्हारा निशान नहीं आ रहा है, तुम्हारी तो उंगली बदल गई, तुम्हारा तो अंगूठा बदल गया। ये ऐसा देश बन गया है कि अंगूठा भी यहाँ बदल जाता है। और फिर कहते हैं हम तुमको राशन दे रहे हैं, हमारा नमक तुमने खाया है। अरे इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हमारा नमक खाते हैं, हमारे वोट से जीतते हैं, हमारे टैक्सों से इनके बंगले और इनके महल बनते हैं और ये हमसे कहते हैं कि हम तुमको भीख में दे रहे हैं, हमारा एहसान मानो। 80 रुपए का राशन देते हैं, 80 रुपए का कुल राशन देते हैं और उसका जो झोला है 200 रुपए का। और झोले के ऊपर बड़ी बड़ी फोटो, एक तरफ योगी, एक तरफ मोदी। इनको लगता है कि ये सलमान खान और शाहरुख खान बन गए। और इनकी फोटो देख करके लोग इनको वोट दे देंगे। हम कहना चाहते हैं आज इस उत्तर प्रदेश में और बाकी हिंदुस्तान में ये गरीब जनता भूखी है। ये गरीब जनता कह रही है, एक ही बात कह रही है, हमको तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमको नौकरी दो, हम कमा करके अपना राशन खुद खरीद लेंगे, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको नौकरी दो। लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई धंधा नहीं है। कहीं भी जो लड़कियां पढ़ लिख करके निकल रही हैं, जो लड़के तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिनको सोच करके हमें अपना वोट देना है। अभी हमारे कॉमरेड टीपी सिंह ने कहा, अरे कॉमरेड चांद ने कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई है। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूँ कि यहाँ कानपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में आज औरतों की क्या हालत है। क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है? जब उनके साथ कोई जुल्म होता है तो क्या वो इंसाफ की उम्मीद कर सकती है?
कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उम्मीद नहीं कर सकती है। कम से कम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां औरतों के लिए अब इंसाफ की उम्मीद बची ही नहीं है। क्या हो रहा है? मैं तो कल दिल्ली में थी, जंतर मंतर पर हमारे देश को गोल्ड मेडल लाने वाले, वैसे तो हमको मेडल बहुत कम मिलता है, कितने ओलंपिक निकल गए, एक भी मेडल नहीं मिला। अब हमारी कुछ बेटियां आगे आई हैं, पहलवान बनी हैं, मेडल लेकर के आती हैं, लेकिन इस वक्त वो क्या कर रही है आप सोच नहीं सकते हैं। वो जंतर मंतर के फुटपाथ पर बैठी है और इस सरकार से इंसाफ और न्याय की भीख मांग रही है। वो कह रही है हमने अपना खून पसीना एक किया इस देश के लिए, मेडल जीतने के लिए। हम गरीब परिवार से हैं, हमारे परिवार के लोगों ने अपना पेट काट करके हमारी ट्रेनिंग करवाई, हम दौड़े, हमने वर्जिश की, हमने पता नहीं क्या क्या किया, और हमने विदेशों में जाकर के तिरंगे झंडे को फहराने और लहराने का काम किया। लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिला? बदसलूकी, बदतमीजी, अत्याचार, दुराचार। और लोग कह रहे हैं झूठ बोल रही है। मैं कहना चाहती हूँ मेरी उम्र हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मैं भी आपसे कह सकती हूँ मान लीजिए मेरे साथ इस उम्र में कोई बदतमीजी होती है तो मुझे भी शर्म आएगी बताने में। किसी भी औरत को शर्म आती है बताने में कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप सोचिए ये लड़कियां जिनके प्रैक्टिस का टाइम है, जिनकी तैयारी का काम है, वो अपने भविष्य को और अपनी जान को दांव पर रख के वहां फुटपाथ पर बैठी है और बता रही है कि एक 16 साल की लड़की के साथ भी बदतमीजी और बदसलूकी हुई है। और क्या हुआ उसका नतीजा? हमारा कानून कहता है कि अगर कोई औरत आरोप लगाती है तो उसकी FIR दर्ज होगी, उसमें गिरफ्तारी होगी। लेकिन अब देश का कानून बदल रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है अगर वो भाजपा का बड़ा नेता होगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको छूट मिलेगी, जो चाहो सो करो। आप सोचिए क्या दिन आ गया है, थोड़ा सा सोचिए इस पर कि अब थाने में रिपोर्ट लिखने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, एक ऐसा वकील करना पड़ेगा जो एक दिन की 1 लाख रुपए की फीस लेता है। चलिए उसने फीस नहीं ली, शरीफ आदमी है का प्रिंसिपल, लेकिन ऐसा तगड़ा वकील खड़ा करना पड़ेगा और तब जाकर के थाने को सुप्रीम कोर्ट आदेशित करेगी कि नहीं, इन महिलाओं की रिपोर्ट लिखिए। और जब लिखी जाती है तो क्या होता है, जहां वो लेटी है वहां की बिजली काट दी जाती है। हम तो कल थे वहां पर, बिजली काट दी गई, रात भर उनको मच्छरों ने काटा। और जिसके ऊपर FIR लिखी है, रात भर उसके घर के सामने जश्न मनाया गया, उसको हार माला फूलों से लाद दिया गया और उससे कहा गया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये हो रहा है हमारे देश में, बलात्कार करो, हत्या करो, जेल से छोड़ दिए जाओगे जैसे कि बिल्किस बानो के केस में हुआ, और हार माला से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, तुमको कोई किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। हाथरस की हमारी बेटी जो दलित समाज की बेटी थी, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो मार डाली गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का कानून कहता है कि मरने से पहले अगर कोई भी औरत बयान देती है तो वो बयान पत्थर की लकीर समझा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो बच्ची मरने से पहले उसने 4 लोगों के नाम दिए, ये मेरे गांव के हैं, ये ऊंची जात के हैं, इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरी जान ली। और जज साहब ने 2 साल के बाद क्या किया? जज साहब वहां थे, कह रहे मैंने सब देखा, मुझे सब मालूम। तो लड़की कह रही है ऐसा हुआ, और जज साहब कह रहे नहीं वो तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कैसे मर गई लड़की, कुछ हुआ ही नहीं। और जो दोषी थे उनको छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि वो परिवार जिसकी बच्ची के साथ बदतमीजी हुई, वो तो रह रहा है जैसे कि कैद में।
और जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने जुल्म किया, वो छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लोग दावतें दे रहे हैं। ये आज हमारे देश में महिलाओं की हालत हो गई है। मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इनके वोट के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ। आपकी बेटी है, आपकी बहन है। अगर इस देश के अंदर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, अगर उनके लिए न्याय का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो आप हमें बताइए, कौन अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजेगा? कौन अपनी बेटी को कॉलेज में भेजेगा? कौन अपनी बेटी को डॉक्टर और नर्स बनने के लिए आगे बढ़ाएगा? क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस देश का? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आपको और हमको सोचना होगा। मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश के हमारे योगी जी आजकल बहुत वाहवाही लूट रहे हैं। कहते हैं मैं तो बुलडोजर चला दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और कुछ लोग समझते हैं उन पर चल रहा है बुलडोजर तो बहुत अच्छा होगा, मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि उन पर चल रहा है तो ठीक ही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। अभी पिछले महीने कानपुर के एक गांव में एक गरीब परिवार एक झोपड़ी में रह रहा था। बड़े लोग उनको हटाना चाहते थे, वो 100 साल से उस झोपड़ी में रह रहे थे, लेकिन उनको कहा गया कि यहाँ से हटो। उन्होंने जाकर के अपनी फरियाद सुनाई, लोगों ने कहा ठीक है, कुछ नहीं होगा, बने रहो। उनके घर के ऊपर बुलडोजर लेकर के पुलिस और प्रशासन आया, और जब उन्होंने बुलडोजर देखा तो माँ और बेटी ने अपने आप को झोपड़ी में बंद कर दिया अंदर से और कहा हम नहीं निकलेंगे। उस झोपड़ी में आग लग गई। मुझे नहीं मालूम किसने आग लगाई, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक झोपड़ी में आग लगी है जिसके अंदर औरतें हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि उनको बचाएं, आप कोशिश करेंगे कि आग को बुझाएं। वहां पुलिस थी, वहां प्रशासन था, क्या किया उन्होंने? उस जलते हुए मड़ैया के ऊपर बुलडोजर को चढ़ा दिया, और उस झोपड़ी के अंदर वो माँ और वो बेटी जिनका नाम मिश्रा है, दोनों आधे जले आधे रौंद दिए गए, लेकिन दोनों वहीं के वहीं मर गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नीतियां हमारे प्रदेश में लागू की जा रही है, ये किसके पक्ष में है? ये किसके हित में है? आज आप लोगों में से बहुत से लोग किसान भी होंगे। अभी इस पानी में, इस ओले में पता नहीं कितने लोगों के गेहूं का नुकसान हुआ है। गेहूं काला भी पड़ गया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई मुआवजा देने वाली है? आप मुझे बताइए, आपको उम्मीद है उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी पैसे का मुआवजा देगी? उल्टा क्या हो रहा है, जो सरकार को खरीदना चाहिए वो सरकार खरीद भी नहीं रही है, और आपको व्यापारियों के ऊपर छोड़ दिया है कि व्यापारी जो दाम देंगे उस दाम पर आप अपनी फसल को बेचो, नहीं तो अपनी फसल में आग लगाओ। सरकार के काम में जू नहीं रहेगी। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है, और वो बिजली भी बहुत जाती है, लेकिन बिल आता है। बिजली तो जाती है लेकिन बिल आता है। और इसी सरकार ने कहा था कि जो आपका पंपिंग सेट है उसका बिल हम माफ कर देंगे। पहले मीटर लगा रहे थे, हमारे लाल झंडे के लोगों ने लड़ाई लड़ी, मीटर लगाना बंद हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा हम बिल माफ करेंगे। तो हमारे लोग भी बड़े भोले भाले, उन्होंने सोचा जब बिल नहीं आएगा तो मीटर लगने दो। हम लोग सोचते हैं कि अगर बिल नहीं आना है तो मीटर क्यों लगा रहे भैया? इसका मतलब है मीटर लग गया तो बिल भी आएगा, और बिल आएगा इतना तगड़ा कि तुम्हारी भैंस भी बांध के ले जाएंगे, तुम्हारे घर की कुर्की भी कर देंगे, जो तुम्हारे घर का बर्तन है उसको भी लेकर के चले जाएंगे, तुमको बिल्कुल कंगाल बना के रखेंगे, लेकिन बिजली का बिल तुम अदा नहीं कर पाओगे। तो बहुत लड़ाइयां हैं। यहाँ पानी के साथ क्या हो रहा है, जो सफाई कर्मचारी है
उनकी नौकरियों को प्राइवेट में दिया जा रहा है, उनकी नौकरियों को ठेकेदारों को दिया जा रहा है। तो ठेकेदार मालम माल हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी भूखों मर रहे हैं और इलाके की सफाई बिल्कुल हो नहीं रही है। तो मैं इसलिए आपसे यही कहने के लिए आई हूँ कि छोटे और बड़े सवाल बहुत है हमारे सामने। छोटे और बड़े सवाल बहुत है हमारे सामने और तुम लोगों के सामने भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सवालों के घेरों में हम लोग जी रहे हैं। बस हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे हैं जो किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं देते, किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं है। बस अपनी मन की बात सुनाते हैं, लेकिन हमारा और आपके मन की बात नहीं सुनते हैं। इस तरह का राजा हमको इस देश में मिला है। इसीलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है और हम इतना कह सकते हैं कि इस अन्याय और इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई पार्टी लड़ती है हिंदुस्तान के अंदर तो वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही लड़ती है। बाकी सारी पार्टियां कुछ मामलों में नरम पड़ जाते हैं, कुछ मामलों में कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ मामलों में इधर उधर बगले झाड़ने लगते हैं और आगे आकर के अत्याचार और जुल्म का सामना करने में कतराते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि छोटे और बड़े सवाल सबको उठाने का काम हम करते हैं। हमको पानी के लिए भी लड़ना है। हमने यहाँ खरंजा भी खूब बिछाया है। यहाँ बच्चे कहते हैं कि खेल कूद की कोई जगह नहीं, स्टेडियम के लिए भी हम लड़ेंगे। जो भी जनता की मांगे हैं, जो भी जनता की तकलीफ है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी भी बनाएंगे। पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर लाइब्रेरी की जरूरत है कस्बे में तो लाइब्रेरी हम बनाएंगे। बस क्या नहीं करेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। उल्टा सीधा काम का मतलब क्या? आजकल नेता क्या कराता है? आजकल जो नेता बनता है वो तो बिजनेस करता है, वो तो ताजिर है, वो तो व्यापार करता है। 5 करोड़ लगाया तो 15 करोड़ कमाना है, ठीक है ना? 5 करोड़ लगाया तो कम से कम 15 करोड़ तो कमाना ही कमाना है। तो यहाँ चेयरमैन में कहाँ से कमाएगा? अरे तुम्हारी ही जेब काट के चला कमाएगा, तुम्हारा ही पेट काट के कमाएगा, और कहाँ से कमाएगा? इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि छोटे सवाल भी हैं, बड़े सवाल भी हैं, लेकिन ये सवाल सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हमको तो कभी कभी लगता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम आगे क्या देख रहे हैं? अपने हम अंधकार देख रहे हैं। इस अंधकार को छाटने की जरूरत है, इस अंधकार को खत्म करने की जरूरत है। ये जो हमको आपस में लड़ा करके हमें लूटा जा रहा है, ये हमको खत्म करना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी जो सच है, और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन कहानी अगर सुननी है तो पहले सब लोग खामोश हो जाइए। सुननी है ना? सब लोग खामोश हो जाइए। आपके अगल बगल लोगों को भी खामोश कीजिए। एक शहर है हमारे उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है बनारस। सुना होगा भैया? शहर बनारस में एक दिन क्या हुआ कि गैस सिलेंडर का दाम 150 रुपया एक दिन में बढ़ गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं इस सरकार में जो पहले कभी नहीं हुई। 150 रुपए गैस के सिलेंडर का दाम, तुम लोग को तो याद है ना, एक दिन में बढ़ गया। तो एक परचून की दुकान पर एक औरत बड़बड़ा रही थी कि देखो तो नहीं, अब कहाँ करी, कहाँ से लाई पैसा, कहाँ से लाई सिलेंडर, कैसा खाना बनाए, कहाँ बच्चन का बनाए खवाई, बहुत बुरा हो रहा है। अरे पहले 5 रुपया बढ़ता रहा, हम लोग सब बहुत चिंता मचाते रहे। अब देखो 150 रुपया बढ़ गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, खूब बड़बड़ा रही थी। एक लड़का पीला दुपट्टा पहने बगल में खड़ा था,
उसने देखा कि ये तो बहुत बड़बड़ा रही है, ये तो सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। तो वो वहां पहुंचा दुकान पर और उसने कहा, अरे अम्मा कुछ जानत हो? तो बोली, कहा भैया कहा हुआ? अरे बोला, हुआ मस्जिद में शिवलिंग निकल आया है। अरे बोले, अच्छा मस्जिद में शिवलिंग निकल आई? अरे बाप रे, अरे दैया रे, ये तो बहुत ही बुरा, ये तो बड़ा गजब हो गया। चलो भैया चलो ना, हमको दिखाओ अब कौन सी मस्जिद, कैसी मस्जिद, कब बनी थी मस्जिद, उसमें निकली है शिवलिंग की नहीं निकली है। ये तो वही बात हुई कि कौवा कान लेके उड़ गया और हम सब देख रहे और हमारी जेब इधर कट गई। अब माता जी का भी यही हाल हुआ, इतनी परेशान हो गई कि मस्जिद में शिवलिंग निकली है कि गैस का सिलेंडर भूल गई, 150 रुपया जो पड़ा था वो भी भूल गई और चली गई देखने मस्जिद में क्या। तो यही हो रहा है हमारे देश में, यही हो रहा है। आपस में लड़ाओ, आंख में धूल झोंको और जेब काटो, नौकरी ले लो, महंगाई बढ़ा दो, अत्याचार कर दो। अगर कोई मूछ रखता है तो उसको मार डालो कि मूछ रखने की तुमने हैसियत कहां से ली। अगर कोई घोड़ी पर बैठता है, अगर कोई घोड़ी पर बैठता है अपनी बारात निकालने के लिए, तो उसको पीट के मार दो कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम भी घोड़ी पर बैठने लगे। 75 साल हो गए आजादी को और आज भी इतनी आजादी हमको नहीं मिली कि घोड़ी पर बैठ करके अपनी बारात निकाले या अच्छी बड़ी सी मूछ रखें या अपने त्योहार को अपने ढंग से मनाएं। तो जो भी हमारी आजादियां थी वो सब हमसे छिन रही है। अब एक आजादी आपको मिलेगी 11 तारीख को, एक आजादी आपको मिलेगी 11 तारीख को। इस देश में अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जिंदा है, उसकी सांस थोड़ी सी रुक रही है, उसके ऊपर हमला बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। और वो संविधान, वो आईन, वही एक अधिकार हम सबको देता है। उसी दिन अडानी के बराबर हम भी होते हैं, अडानी का भी एक वोट होता है और हमारा और तुम्हारा भी एक वोट होता है। तो यही डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा था कि अरे अडानी तो एक है और ये राम भरोसे अल्लाह रखा तो करोड़ों में है, अगर इनका सबका वोट सही जगह पहुंच जाएगा तो अडानी की सत्ता खत्म और गरीब की सत्ता आ जाएगी। बस यही चक्कर है कि एक साथ पड़ता नहीं है। लेकिन वही एक अधिकार, वही एक हक आज भी हमारा बचा हुआ है। 11 तारीख को आप भी एक वोट डालोगे और जो इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा अत्याचारी है, उसका भी एक ही वोट होगा। उस एक वोट का इस्तेमाल इस वोट के अधिकार को बचाए रखने के लिए करना, उस वोट का इस्तेमाल इस देश के संविधान, इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए करना। अपना वोट बहुत सोच समझ करके देना। जब बटन दबाने जाना मेरी इन बातों को याद करना, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को याद करना और हसिया हथौड़ा तारा, दादरी हथौड़े तारे का जो बटन है उसको कस के दबाना। कस के क्यों दबाना है? क्योंकि हमको दिखाना है कि हमारी भी ताकत है, हमारी भी ताकत है, हम जिंदा हैं, अभी भी हमारा सर ऊंचा है, हमारी ताकत है और उसका इस्तेमाल हम तुम्हारी जुल्म और तुम्हारी ज्यादती को खत्म करने के लिए करेंगे और एक बार फिर अपने इस कस्बे में अमन चैन को बरकरार रखने का काम करेंगे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इतना कह करके मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सबको नमस्ते करती हूँ, सबको सलाम करती हूँ। हम लोग तो लड़ते रहेंगे, हमारी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। हम लोग न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। इस लड़ाई में आप लोग भी आगे आइए। अगर आप आगे आए
तो न्याय की लड़ाई जीतेगी और अन्याय की ये कालिक इसको छांट करके हम लोग सवेरे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी